मोशन, है ना। तो रोलिंग जो होता है ना, रोलिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। कि जब भी हम बात करेंगे रोलिंग मोशन की, कि रोलिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, है ना, इन विच पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, कि जो मेन चीज वही है कि इन विच द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि अगर रोलिंग हो रही है मतलब स्लिपिंग नहीं होती है, इन विच द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जस्ट नॉट स्लिप, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, with respect to surface on which body is rolling, on which body is rolling, है ना। तो ये रोलिंग मोशन की आपकी डेफिनेशन होती है ना, on which the body is rolling। कि rolling is a combination of translation and rotation in which the contact point, contact point लिख लेना, कि contact point just not slip with respect to the surface on which the body is rolling, है ना। कि मतलब इसमें कॉन्टेक्ट पॉइंट स्लिप नहीं करता है, कि मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सपोज ये आपका कोई सरफेस है, सरफेस आपका स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, और इस पे कोई बॉडी रोल कर रहा है ऐसे, इस तरह से हम किसी बॉडी को रख लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ आगे भी जा रहा होगा, है ना, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी आपकी रोटेट भी कर रही होगी, ओमेगा भी होगा, है ना। लेकिन ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है जिस सरफेस पे रखा हुआ है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट स्लिप नहीं करता है ना, दिस इज जस्ट नॉट स्लिप। ये रोलिंग की मेन प्रॉपर्टी होती है कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा ना, ये आपका स्लिप नहीं करेगा। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चेंज होते रहेंगे, जैसे अभी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये था, कुछ देर बाद हो सकता है कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाए, कुछ देर बाद ये आ जाएगा, लेकिन जो भी कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा जिस भी इंस्टेंट में, वो किसी भी इंस्टेंट में आपका स्लिप नहीं करेगा, है ना, कि उस इंस्टेंट में वो क्या करेगा, बेसिकली आपका स्लिप नहीं करेगा किसी भी अगर रोलिंग मोशन है तो, है ना। तो ये आपका होता है। तो जस्ट मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ कि भाई कोई भी चीज अगर रोल कर रही है तो उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या होना चाहिए। तो पहला तो मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन होगा। तो यहाँ पे हम सरफेस ऐसा ले सकते हैं, तो ये आपका कोई सरफेस है ना, और इस पे कोई आप बॉडी ले लो ऐसे, कि यहाँ पे बॉडी जो है, एक बॉडी हम ऐसा ले लेते हैं कि प्योर ट्रांसलेशन पहले मोशन ले लेते हैं, एक मोशन में ले लेता हूँ प्योर रोटेशन, है ना। तो भाई दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है, और एक इनका कॉम्बिनेशन हो गया, इस चीज से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, हर बॉडी जो होगी वो सिंपल ट्रांसलेट करेगी, तो ये आपका हो जाएगा प्योर ट्रांसलेशन, है ना। तो प्योर ट्रांसलेशन में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास अगर वीसी से जा रहा है ना, तो सारे पॉइंट वीसी से जाएंगे, है ना, कि सारे पॉइंट किससे मूव कर रहे होंगे, बेसिकली आपके वीसी से। अगर सेंटर ऑफ मास के बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो सारे पॉइंट की जो स्पीड होगी वो ओमेगा आर हो जाएगी। ये सारे पॉइंट की स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बेसिकली आपकी ओमेगा इंटू आर। ये भी ओमेगा आर किस तरफ हो जाएगा, बेसिकली आपका बैकवर्ड। इस पॉइंट की भी स्पीड अपवर्ड हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो ओमेगा आर, है ना। तो सारे पॉइंट वीसी से आगे जा रहे हैं और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो पेरीफेरी पे एक पॉइंट की स्पीड आपकी ओमेगा आर हो जाएगी। इसी का तो कॉम्बिनेशन है। तो इसी का कॉम्बिनेशन है, तो जब रोलिंग होगी तो दोनों तरह की स्पीड होगी, कि वीसी भी होगा, ओमेगा भी होगा। अब लेकिन इसी से रोलिंग नहीं होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन से। मेन पॉइंट है स्लिप नहीं करना चाहिए, मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में इस कांटेक्ट पॉइंट की कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, हाँ, कि ऑन विच द बॉडी इज रोलिंग का मतलब हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस, इस पॉइंट की कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो कि ट्रांसलेशन की वजह से पॉइंट फॉरवर्ड जा रहा है, रोटेशन की वजह से बैकवर्ड जा रहा है, तो इस कांटेक्ट पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी होगी ये आपका वीसी माइनस ओमेगा आर हो जाएगी। और जो सरफेस है वो तो रेस्ट पे है ना, इसकी तो कोई वेलोसिटी है नहीं, तो सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ रोलिंग आ जाएगी कि भाई क्या कंडीशन फॉलो होगा ताकि ये रोलिंग करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कंडीशन ऑफ फॉर रोलिंग, है ना, कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर रोलिंग, है ना, कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर रोलिंग, कि अगर ये रोल कर रहा है तो उसकी बेसिकली कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन जस्ट आपकी हो जाएगी कि वीसी माइनस ओमेगा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हाँ, कि कंडीशन फॉर रोलिंग की अगर मैं बात करूं तो वीसी माइनस ओमेगा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी 0।
तो अगर ये 0 होगा तो मतलब वीसी की वैल्यू ओमेगा आर हो जाएगी, है ना, ये कंडीशन आ गया, है ना, कि भाई अगर ये रोल तभी करेगा जब वीसी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बेसिकली आपकी ओमेगा आर, है ना। तो ये कंडीशन फॉर रोलिंग आ गई कि भाई इसकी नेट वेलोसिटी वीसी माइनस ओमेगा आर है और ये रेस्ट पे है, तो ये अगर स्लिप नहीं कर रहे हैं मतलब नेट वेलोसिटी इसकी भी 0 होनी चाहिए। तो कंडीशन फॉर रोलिंग यहाँ पे वीसी माइनस ओमेगा आर आ गया। और एक बार अगर वीसी माइनस ओमेगा आर आ गया तो जब कोई बॉडी रोलिंग करती है तो हर पॉइंट की उसकी स्पीड अलग अलग होती है ना, कि एक बार अगर आपको वीसी माइनस ओमेगा आर आ गया तो जब भी कोई बॉडी रोल करेगी ना तो हर पॉइंट की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे ये तो आपका कांटेक्ट पॉइंट सरफेस है ना, जो कि आपका रेस्ट पे है ना, और यहाँ पे इस तरह से ये जो पॉइंट होगा, है ना, कि भाई इसमें वीसी भी फॉरवर्ड है ओमेगा आर भी फॉरवर्ड है, तो इस पॉइंट की नेट स्पीड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 वीसी, है ना, कि इस पॉइंट की नेट स्पीड क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी 2 वीसी। इस पॉइंट की नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, है ना। इसका क्या होगा, ये पॉइंट अगर वीसी से आगे जा रहा है और ये पॉइंट ऑब्वियस बात है कि ओमेगा आर का मतलब वीसी ही है, तो वीसी इक्वल टू ओमेगा आर है, तो ये आपका हो जाएगा इसलिए आपका वीसी, तो इस पॉइंट की नेट स्पीड √2 वीसी हो जाएगी, है ना। ऐसे अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये आपका वीसी से अगर आगे जा रहा है तो ओमेगा आर से ही ऊपर जा रहा था, लेकिन ओमेगा आर अभी आपने प्रूव किया कि वीसी के इक्वल ही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसलिए आपकी √2 वीसी हो जाएगी। मतलब जब कोई बॉडी रोल करती है ना तो पेरीफेरी के सारे पॉइंट की स्पीड सेम नहीं होती है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो स्पीड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कि भाई ये तो 0 पे होगा, इस जो मिडिल वाला पॉइंट होगा √2 वीसी हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 2 वीसी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है। जब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन होगा तो हर पॉइंट की स्पीड क्या होगी, इसलिए आपकी डिफरेंट होगी। तो जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इसलिए आपकी बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये पहले लिख लो, है ना। तो ये प्योर ट्रांसलेशन है, ये आपका प्योर रोटेशन हो गया, है ना, ये आपका हो गया बेसिकली आपका प्योर रोटेशन, और ये कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन सिर्फ कॉम्बिनेशन से रोलिंग नहीं होता है, मेन कंडीशन ये है कि जस्ट नॉट स्लिप, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑन विच द बॉडी इज रोलिंग, है ना, कि जिस सरफेस पे रोल कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं करना चाहिए। है ना, ये आपका गया रोलिंग मोशन में, ठीक है, ये आपने लिख लिया। तो रोलिंग मोशन काइनेटिक्स में जस्ट आपको ये जानना होता है थोड़ा सा, जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, कि भाई हर पॉइंट की स्पीड क्या होगी, बेसिकली आपके डिफरेंट होगी, कि हर पॉइंट की स्पीड क्या होगी, बेसिकली आपकी डिफरेंट होगी। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, कि एक हमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं, वैसे उसको यूज बहुत ज्यादा हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि वैसे तो कॉम्बिनेशन मान के ही चलेंगे, है ना, कि रोलिंग इज कंसिडर्ड एज प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन, है ना, अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट, अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट, कि रोलिंग को हम कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट क्या मान सकते हैं, इसलिए आपका प्योर रोटेशन। वैसे तो कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हम कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट इसको क्या मान सकते हैं, इसलिए आपका प्योर रोटेशन, है ना, कि मतलब ये हो जाएगा कि कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट हम इसको प्योर रोटेशन मान सकते हैं, कि कोई भी अगर बॉडी रोल कर रही है, मतलब इसको जस्ट एज ए स्पेशल पॉइंट आप ध्यान रखना, कि रोलिंग इज कंसिडर्ड एज ए प्योर रोटेशन अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। वैसे तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उस केस में रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, लेकिन जब प्योर रोटेशन लेंगे तो वो कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट होगा, कि जैसे ये आपका कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको हम मान सकते हैं कि प्योर रोटेशन अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इसके अबाउट ये प्योरली रोटेट करेगा ओमेगा से, है ना, कि इसके अबाउट ये प्योरली क्या करेगा, इसलिए आपका रोटेट करेगा। तो मतलब सब चीजें वही आएंगी जैसे हम जानते हैं,
तो अगर प्योर रोटेशन में कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट ले लूं और आपसे अगर मैं पूछूं कि किसी भी पी पॉइंट पे स्पीड क्या होगी इसकी पेरीफेरी पे कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं से, है ना, कि पेरीफेरी पे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसकी स्पीड निकालते हैं, है ना, कि कौन पेरीफेरी पे आप कोई पॉइंट लोगे उसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे स्पीड कितनी हो जाएगी, है ना। तो मतलब मेरा पर्पज है कि इस पी पॉइंट पे इसकी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी किसी भी जनरल पॉइंट की, वीपी। अभी आपने पढ़ा कि हर पॉइंट की स्पीड अलग अलग होती है, इसकी रूट टू वी हो जाए वीसी हो जाएगी, इसकी आपकी टू वीसी हो जाएगी। तो जनरल मैं पी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, और ये एंगल आप कोई ले लेते हो, सपोज ये एंगल मैंने फाइव ले लिया, हाँ। तो सिंपल सा आपने बोला प्योर रोटेशन है, तो आपको होता है अगर ये 2r डिस्टेंस है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 2r cos फाइव हो जाएगी, और v इक्वल टू ओमेगा आर तो होता है, तो जस्ट हम लिख देंगे पी पॉइंट की जो स्पीड होगी वो आपका आ जाएगा टू, पी पॉइंट की जो स्पीड होगी उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू, है ना, कि पी पॉइंट की जो स्पीड होगी वो आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू 2r cos फाइव, ये आपका आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्चुअली आपका 2 ओमेगा r cos फाइव, है ना, कि भाई पी पॉइंट की जो स्पीड होगी वो आपकी 2 ओमेगा r cos फाइव हो जाएगी, है ना। तो ये पी पॉइंट पे स्पीड आ जाएगी। और अभी आपने पढ़ा कि अगर रोलिंग हो रहा है, वैसे तो मैंने प्योर रोटेशन मान लिया है, लेकिन अगर रोलिंग हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड जो होती है ओमेगा आर के इक्वल होती है, तो पी पॉइंट पे जो स्पीड होती है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2vc इंटू कॉस फाइव, है ना। जैसे जैसे फाइव चेंज होगा, है ना, और बीपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये तो पक्की बात है। जैसे अगर मैं बात करूं फाइव की वैल्यू जहां पे 45 डिग्री होगी, है ना, वीपी की वैल्यू रूट टू वीसी हो जाएगी, वो जानते ही हम कि अगर यहाँ पे 45 डिग्री पे मैं पॉइंट ले लूँ तो ऐसा हो जाएगा। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो वहां पे फाइव की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, है ना, तो वहां पे पी पॉइंट की जो स्पीड होगी वो आपकी 2vc हो जाएगी, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टूल होता है कि वैसे तो हम कॉम्बिनेशन मान के चलेंगे, लेकिन ये भी आप याद रखना कि रोलिंग इज कंसिडर्ड एज ए प्योर रोटेशन अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, और उसके अकॉर्डिंग किसी पॉइंट की जो स्पीड होगी वो 2vc cos फाइव हो जाएगी। तो वैल्यूज पुट करके विल गेट योर आंसर, है ना, कि वैल्यूज पुट करके हम यहाँ से आंसर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो वीपी इक्वल टू क्या हो गया एक्चुअली आपका ट्वाइस ऑफ वीसी, और ये रूट टू वीसी आ गया, है ना। तो ये आपका वीपी एंड ट्वाइस ऑफ वीसी आ गया, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे, ठीक है, ये आपने कर लिया इसे, है ना। अब एक चीज आ जाता है, जैसे इसी कंसेप्ट पे अगर देखा जाए ना, तो कितने एंगल पे वो पॉइंट होगा जिसकी की स्पीड वीसी के इक्वल होगी, है ना, कि आपको निकालना है कि पेरीफेरी पे एक पॉइंट, जैसे हर पॉइंट की स्पीड अलग अलग है, इसकी 0 है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्पीड बढ़ती जाएगी, तो आपको पता है एक पॉइंट ऐसा होगा ना जिसकी इक्वल होगी, तो वो एंगल मुझे निकालना है। तो मतलब मैं निकालना चाहता हूँ कि कितना एंगल होगा उस पॉइंट का जिसकी की स्पीड वीसी के इक्वल होगी, तो मैं इस एक्सप्रेशन से निकाल सकता हूँ। अभी तो आपने बोला वीपी इक्वल टू होता है 2vc cos फाइव, और ये आपका हो जाएगा एक्चुअली आपका वीसी के इक्वल, तो यहाँ से वीसी वीसी कैंसिल हो गया, cos फाइव की वैल्यू हाफ हो गई, मीन्स फाइव इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, हाँ। तो जब भी कोई चीज रोल करेगी ना, इस तरह से अगर मैं सरफेस ले लूं और इस पे कोई बॉडी अगर रोल कर रही है, कि अगर मैं सरफेस ले लूं और इस पे कोई बॉडी इस तरह से अगर रोल कर रही है ना, तो हम एक पॉइंट ले लें अगर 60 डिग्री के एंगल पे, है ना, कि अगर हम कोई पॉइंट ले लें 60 डिग्री के एंगल पे, है ना, कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कि एंगल 60 डिग्री है ना, तो उस पॉइंट की जो स्पीड होगी वो वीसी के इक्वल होता है, हाँ। तो बाकी और यहां से अगर मैं 60 डिग्री वाले को इस पॉइंट को लेके ना, अगर मैं एक आर्क बनाऊं ऐसे, है ना, इधर भी ये चीज 60 डिग्री आ गई, तो इस आर्क में जितने पॉइंट होंगे, सेंटर ऑफ मास की तो वीसी होती ही है, इस आर्क में जितने पॉइंट होंगे उसकी स्पीड वीसी के इक्वल होती है ना, कि 60 डिग्री पे अगर मैं इस तरह से एक आर्क बना लूं ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास भी इसी के ऊपर लाई कर जाएगा, तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे उसकी स्पीड इसी के इक्वल होगी। लेकिन इससे ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें, तो इसके ऊपर पॉइंट लेंगे तो वीपी की वैल्यू ग्रेटर देन वीसी हो जाएगी, और इसके नीचे अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं कहीं भी, पेरीफेरी कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वीपी की लेस देन वीसी हो जाएगी, है ना। तो आप ध्यान रखना कि भाई एक आर्क जो 60 डिग्री पे होगा वो सारे पॉइंट वीसी से मूव कर रहे होंगे अगर ये रोल कर रहा है तो, है ना। ये सारा केस हम डिस्कस कर रहे हैं
रोलिंग के केस में, है ना, कि सारे पेरीफेरी पे जो पॉइंट होंगे वो वीसी पे इक्वल होंगे, ऊपर वाले सारे पॉइंट की वीपी की वैल्यू ज्यादा होगी और नीचे कम होगी, है ना। इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि जैसे कोई बॉडी जब रोल करती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर हाफ इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोअर हाफ, है ना, कि भाई यहाँ पे इन केस ऑफ रोलिंग, कि अगर मैं बात करूं कहीं भी कोई बॉडी अगर रोल कर रही है, इन केस ऑफ रोलिंग, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर हाफ, अपर हाफ इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोअर हाफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोअर हाफ, है ना, कि जो अपर हाफ की काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा लोअर हाफ से ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना पॉइंट की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, भले दोनों आपका मास है आइडेंटिकल है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो जस्ट आपने ये जो सारी चीजें पढ़ी इसी को हम बोलते हैं रोलिंग काइनेमेटिक्स, है ना, कि जो सारी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वी कॉल इट एज ए रोलिंग काइनेमेटिक्स, है ना, कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेसिकली आपकी रोलिंग काइनेमेटिक्स, है ना। तो इसको लिख लो पहले आप। ठीक है, ये आपका होता है रोलिंग काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रोलिंग लॉज ऑफ मोशन के ऊपर, है ना। और मेन चीज हम पढ़ते हैं कि भाई फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंस क्या होता है अगर कोई बॉडी रोल कर रही है ना, कि जो मेन चीज हम पढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो हम यहाँ पे जाते हैं रोलिंग मोशन में इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, है तो जस्ट काइनेमेटिक्स मैंने बता दी। एक चीज और, एक क्वेश्चन पहले कर लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसे कोई फ्रेम नहीं है, जस्ट मैं आपसे पूछ लेता हूँ, है ना, जस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी है ना, कि जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे एक हम एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं। देखो क्या है ना, यहाँ पे एक सपोज कोई प्लैंक है, दिस इज ए प्लैंक, है ना, और इस पे कोई बॉडी रोल कर रही है, कोई भी बॉडी, स्फीयर, रिंग, कुछ भी हो सकता है ना, कि इसके ऊपर रखी हुई है और ये रोल कर, मतलब जो प्लैंक है वो मूव कर रहा है ना। प्लैंक की जो स्पीड है वो आपको दी हुई है ना, किस केस में प्लैंक स्पीड ऑफ प्लैंक इज गिवन, है ना। स्पीड ऑफ द प्लैंक आपको दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, और ये मूव कर रहा है आगे की तरफ, इसका सेंटर ऑफ मास 8 मीटर पर सेकेंड से, और अब इस बार अगर रोल कर रहा है तो ये ओमेगा भी कुछ इसकी होगी, है ना। तो आपको ये बताना है कि व्हाट शुड बी द ओमेगा सो दैट, है ना, बॉडी रोल ऑन, रोल एंड प्योर रोलिंग एक ही होती है, रोल ऑन, रोल ऑन प्लैंक, अगर ये प्लैंक पे रोल करता हुआ जा रहा है तो उसके लिए ओमेगा कितना होना चाहिए, है ना। रोलिंग एंड प्योर रोलिंग इज द सेम थिंग, पब्लिक प्योर रोलिंग इज द सेम थिंग। अगर रोलिंग विद स्लिपिंग होगी तो वर्ड यूज करेगा। सर ये 4 मीटर पर सेकेंड क्या था? ये इस प्लैंक की स्पीड है, ओके सर। इसके ऊपर ये रोल करता हुआ जा रहा है, वो इटसेल्फ मूव कर रहा है, वो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये जो
बॉडी रोल कर रही हो 8 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, लेकिन कुछ ओमेगा भी होगा। तो ओमेगा कितना होगा ताकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। रोलिंग एंड प्योर रोलिंग सेम होता है। अगर कोई चीज प्योर रोलिंग नहीं है तो उसको हम बोलते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग। रोलिंग विद स्लिपिंग, है ना। रोलिंग विद स्लिपिंग मतलब कोई ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। ओमेगा कितना होना चाहिए ताकि बॉडी रोल करती हुई जाए इसके ऊपर। अच्छा, रेडियस की जरूरत पड़ेगी, है ना। रेडियस आपको 2 मीटर, है ना। इस ऑब्जेक्ट की रेडियस जो है वो 2 मीटर है। सर 2। 2 रेडियन पर सेकेंड। यस सर। हाँ सही होगा आंसर मेरे ख्याल से। है ना, ठीक है, चेक करता हूं मैं। देखो क्या होगा इसमें, आप क्या करोगे कि इस पॉइंट की नेट स्पीड निकालोगे आप, कितनी होगी। 8 फॉरवर्ड है और ओमेगा आर बैकवर्ड होगी, तो 8 - ओमेगा × आर हो जाएगा, ओमेगा × 2। अब ये पॉइंट आगे जा रहा है 8 - 2 ओमेगा से, और ये 4 से आगे जा रहा है ये वाला पॉइंट। लेकिन दोनों में स्लिपिंग तभी नहीं होगी जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, हाँ, कि फॉर नॉट स्लिपिंग रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी 0। कोई भी चीज स्लिप तभी नहीं करती जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फॉर नॉट स्लिपिंग, है ना, कि रिलेटिव वेलोसिटी शुड बी 0, शुड बी 0। पहले क्या था, जिस सरफेस पे रोल करता था वो रेस्ट पे होता था, तो आप इसको बोलते थे इतना 0 के इक्वल हो जाएगा ये। लेकिन अब ये क्या होगा, अगर रिलेटिव वेलोसिटी तभी 0 होगा जब 8 - 2 ओमेगा की वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगी, है ना। पहले तो क्या था, फ्लोर पे रोल करता था तो 8 - 2 ओमेगा 0 पुट कर देते थे, उससे वीसी इक्वल टू ओमेगा आ गया था। लेकिन अब चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी के लिए इसकी 4 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू उन्होंने सही बोला है कि दिस विल बी द 2 रेडियन पर सेकेंड। ये रोलिंग तभी होगी जब ओमेगा आपका 2 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो रोलिंग के लिए मेन कंडीशन ये नहीं है वीसी माइन इक्वल टू ओमेगा आर। मेन कंडीशन है यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए, हाँ, कि जिस भी कॉन्टेक्ट में रोलिंग हो रही है उस कॉन्टेक्ट पॉइंट में रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये मेन चीज है ना। तो यार थोड़ा ध्यान रखना।
ठीक है ना, ये आपका कैसे। चलो है ना, इसके बाद हम आते हैं, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग, है ना, कि भाई रोलिंग में फ्रिक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, है ना, इन रोलिंग, है ना, कि रोलिंग में फ्रिक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है ना, कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग, है ना, कि भाई फ्रिक्शन क्या इंपॉर्टेंट इस रोल इसमें प्ले करता है ना। तो ध्यान रखना, जो फ्रिक्शन होता है ना, एज पर रिक्वायरमेंट एक्ट करता है। बेसिकली फ्रिक्शन का एक ही पर्पस होता है कहीं भी, टू प्रिवेंट स्लिपिंग। यहां पे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे कि फ्रिक्शन एक्ट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, प्रिवेंट स्लिपिंग। अगर कहीं पे स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता वहां पे, है ना, कि भाई फ्रिक्शन तभी एक्ट करेगा जब वहां पे क्या हो रही है, बेसिकली आपकी कोई स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी, तो उसको स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो एक्चुअली रोलिंग हम दो तरह से डिवाइड कर देते हैं इसको पढ़ने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, किसी बुक में नहीं दिया होता, लेकिन ये आपको थोड़ा सा जानना होता है इस टर्म्स में। कि पहला हम ये ले लेते हैं कि रोलिंग विदाउट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, रोलिंग विदाउट अप्लाइड फोर्स, कि ऐसा हम रोलिंग ले रहे हैं जिसमें कि हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना, कि वी डोंट अप्लाई एनी फोर्स, रोलिंग विदाउट अप्लाइड फोर्स, है ना, कि भाई इस तरह से हम ऐसा ले लेते हैं कि कोई सरफेस है ना, इस पे बॉडी कोई रोल कर रहा है ना, और इसमें कोई अपने फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है, मतलब कंटिन्यूसली बॉडी रोल करते हुए जा रही है। जैसे मैंने क्या किया, एक बॉल को ले लिया और उसको बॉल को फ्लोर पे छोड़ दिया, बॉल रोल करते हुए आगे जा रही, तो कोई उसको पीछे से धक्का थोड़ी देते हैं हम, है ना, तो पीछे से कोई धक्का नहीं दे रहे हैं, बॉडी रोल करती हुई जा रही है। आपको पता है कि ये, अगर ये थोड़ा सा कॉन्टेक्ट पॉइंट को ऊपर बना लो, है ना, कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जस्ट आपका ऐसा हो जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मे बी सिलेंडर, स्फीयर, कुछ भी हो सकता है ना, और ये सरफेस जो है, ये सपोज रफ सरफेस है ना, कि फ्रिक्शन है यहाँ पे, लेकिन नॉर्मली ये रोल करता हुआ आगे जा रहा है। तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर वीसी होगी और इसकी अगर ओमेगा है, तो अगर पहले वीसी इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई हो जाए, है ना, तो फ्रिक्शन की हमें जरूरत ही नहीं है। तो अगर कोई चीज सिंपल रोल करती हुई आगे जा रही है तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स जीरो होता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्लिपिंग हो ही नहीं रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इस केस में जीरो होती है, इवन इफ द सरफेस इज रफ। कि भले ही सरफेस रफ हो, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली आपकी जीरो होगी, है ना। मान लो इसमें रोल करता करता ये किसी स्मूथ सरफेस पे चला जाए, कि रोल करता हुआ किस पे एंटर कर जाए, बेसिकली आपके किसी स्मूथ सरफेस पे, है ना, किस तरह से किसी स्मूथ सरफेस पे आ जाए, है ना, तो वैसे रोल करता रहेगा कि मतलब कीप ऑन रोलिंग, क्योंकि फ्रिक्शन की तो जरूरत ही नहीं इसे, कि अगर रोल करता करता अगर स्मूथ सरफेस पे भी चला जाए, है ना, तो इट कीप ऑन रोलिंग, है ना, इट कीप। तो रियल लाइफ में पॉसिबल है कि VC इक्वल्स टू ओमेगा आर हो? हाँ होता है बेटा, हमेशा होता है। जैसे मैंने किसी बॉल को छोड़ दिया, कि कोई बॉल मेरे हाथ में है, मैंने उसको छोड़ दिया तो रोल करते हुए तो आगे जाता है वो। तो बट कुछ तो फ्रिक्शन होगा ही। हाँ वो क्या होता, वो एक्चुअली क्या होता है ना, हाँ रिजिड बॉडी होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होती है। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये चीज रिजिड बॉडी है, वो रुकती है, वो एक्चुअली जैसे बोलते हैं ना कि भाई अपने छोड़ दिया तो रुक क्यों गया वो, तो अगर वो Yes. रिजिड बॉडी होती तो नहीं रुकती वो, है ना। एक्चुअली में क्या होती है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो डिफॉर्मेशन की वजह से इसमें स्लिपिंग आने लगती है ना। तो जो भी हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर परफेक्ट रिजिड बॉडी होती, इसलिए रियल लाइफ में ये चीज मतलब, है ना, कि मतलब रुक क्यों जाता है उसका एक्सप्लेनेशन ये है ना। लेकिन रोल तो विद फ्रिक्शन के भी कर सकता है वो, है ना। जैसे मैंने बॉल को रोल करके छोड़ दिया तो वीसी और ओमेगा चेंज होता रहेगा, लेकिन अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो हर इंस्टेंट में जो भी वीसी एंड ओमेगा होगा वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। तो बॉडी तो रोल करती है रफ सरफेस पे भी,
है ना, कि रफ सरफेस से भी रोल करती है वो। हाँ, अगर रिजिड बॉडी होगी तो ये वीसी एंड ओमेगा सेम रहेगा, लेकिन अगर नॉन रिजिड बॉडी है तो कुछ टाइम बाद बेसिकली आपका वीसी कम होगा, ओमेगा कम होगा, फाइनली ये रुक जाएगा। है ना, रिजिड बॉडी होती तो Okay, so कभी रुकती नहीं। तो आप ऐसा ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला है, सिंपल सी चीज है कि मैंने बोला ये कोई सरफेस है, ये रफ सरफेस है ना, और इसके ऊपर मैंने कोई ब्लॉक रख दिया, तो क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? no, sir. इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स तो तब लगेगा जब हम यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो फ्रिक्शन तो तभी एक्ट करता है जब स्लिपिंग की टेंडेंसी हो। तो इसमें अगर स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है कि पहले से रोल कर रहा है, तो रोल करते हुए आगे चला जाएगा, तो भले ही सरफेस स्मूथ आ जाए, इट विल कीप ऑन रोलिंग। तो ये तो केस हो गया रोलिंग विदाउट अप्लाइड फोर्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है जो रोलिंग विथ अप्लाइड फोर्स होता है ना, कि इसमें हम पीछे से कोई फोर्स लगाते हैं, रोलिंग विथ अप्लाइड फोर्स, है ना, कि यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, वी स्टडी द रोलिंग विथ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स है ना, कि यहाँ पे हम कोई फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, वी कॉल इट एज ए रोलिंग विथ अप्लाइड फोर्स। है ना, रोलिंग विथ अप्लाइड फोर्स का मतलब ये हो गया कि ये कोई आपका सरफेस है ना, और इसके ऊपर हम कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट रख देते हैं ऐसे, है ना, और जैसे हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से आपको कोई फोर्स लगा दोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई फोर्स लगा देते हैं ऐसे हम, ये एफ फोर्स आ गया, है ना, और ये आपका सेंटर है, तो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो आपकी स्मॉलर हो जाती है ना, और ये रेडियस जो है वो कैपिटल आर है ना। तो जैसे हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ना, तो अगर ये सरफेस रफ है ना, तो इसमें हम बता नहीं सकते क्योंकि अब ये पॉइंट स्लिप करना चाहेगा, तो मतलब इसमें लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है ना, कि सरफेस कैसा है बेसिकली आपका, रफ। कि आपने क्या किया, जैसे इसमें तो सिंपल सा रोल करवा के छोड़ दिया आपने, अब मैं इसको फोर्स लगा के रोल करवा रहे हैं, कि एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे आप एफ फोर्स अप्लाई करोगे यहाँ पे, है ना, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से डायग्राम बना लेता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसे मुझे, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, क्योंकि ना छोटे डायग्राम में समझ नहीं आएगा, तो मेन चीज आपको यही समझना है, ऐसा है ना, ये ऐसा, ये ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इसमें कोई यहाँ पे फोर्स लगा दिया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेंटर से किसी ऊपर डिस्टेंस पे फोर्स लगा दिया आपने, है ना, कि यहाँ पे आपका कोई फोर्स लग गया, एफ फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स है, तो जब अप्लाइड फोर्स होगा ना तो सेंटर ऑफ मास एक्सलेट होगा, एसी आ जाएगा, और फोर्स की वजह से टॉर्क भी होगा तो अल्फा भी होगा, है ना, कि यहाँ पे क्या होगा, इसलिए आपका अल्फा भी होगा, और ये डिस्टेंस आप ले लो कोई आर है, कि सेंटर से जितने डिस्टेंस ऊपर आपने फोर्स लगाया वो डिस्टेंस आर है, और इस ऑब्जेक्ट की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है ना। तो जैसे हम फोर्स लगाएंगे ना, अब ये रफ सरफेस अगर है तो इस पे स्लिप करना चाहेगा, है ना, लेकिन अगर स्लिप नहीं करवाना है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, बेसिकली आपको फ्रिक्शन लगेगा। जस्ट मैंने एज्यूम किया है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट आगे की तरफ स्लिप करना चाहेगा, है ना, तो अगर ये आगे की तरफ स्लिप करना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसको बैकवर्ड की तरफ प्रिवेंट करेगा, है ना, तो फ्रिक्शन इसको प्रिवेंट करेगा ताकि स्लिप नहीं करे, और ये फ्रिक्शन एक्ट करके ये बॉडी रोल करके आगे जा रही है ना। तो मुझे थोड़ा सा निकालना होता है कि अगर ये रोल करके आगे जा रही है तो एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैं वही 3 स्टेप यूज करूंगा, लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ इन केस ऑफ ए ट्रांसलेशन। सबसे पहला स्टेप इसमें ये होता है कि आप अप्लाई कर दोगे एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम ए। तो आप देखो, फोर्स फॉरवर्ड है, फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड है, तो फोर्स फॉरवर्ड हो गया, फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड हो गया, इक्वल टू इसका बॉडी का मास अगर मैं कैपिटल एम ले लूं तो एम इंटू ए सी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 है ना। पहली इक्वेशन ये होगी। सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे टॉर्क की,
कि भाई इसमें जो टॉर्क एक्सटर्नल होगा वो इक्वल हो जाएगा आईसी अल्फा के। आईसी का मतलब हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये टॉर्क हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं, तो एफ की वजह से जो टॉर्क होगा एफ इंटू स्मॉलर हो जाएगा, प्लस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क हो जाएगा फ्रिक्शन इंटू कैपिटल इक्वल टू आपका आईसी अल्फा। सेकंड इक्वेशन आपकी आ गई। हाँ, ध्यान रखना कि सेंटर के अबाउट टॉर्क जो होगा दोनों क्लॉकवाइज ही होंगे, तो ऐड कर दिया मैंने। तो पहली इक्वेशन ट्रांसलेशन की आ गई, दूसरी इक्वेशन रोटेशन की आ गई, तीसरा एसी और अल्फा में रिलेशन। तो एसी में अल्फा में रिलेशन के लिए आपको पता है कि वीसी इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डी वी सी बाई डी टी, आर तो कांस्टेंट है, दिस शुड बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी वी सी बाई डी टी जो होगा वो एसी होगा और डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड आपका कंडीशन फॉर रोलिंग हो गया। थर्ड आपका आ गया कंडीशन फॉर रोलिंग, है ना। तो कंडीशन फॉर रोलिंग आपका आ जाएगा एसी इक्वल टू अल्फा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वीसी इक्वल टू ओमेगा आर होगा। अगर ये चेंज हो रहा है तो सेम रेट से चेंज होना चाहिए ताकि यहाँ कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो। तो एसी इक्वल टू अल्फा आ गया, इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके कोई भी अननोन हम निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बेसिक मेथड ये होता है कि सबसे पहले आपने ये इक्वेशन लिखा, फिर ये इक्वेशन लिखा, फिर कंडीशन फॉर रोलिंग लगा दिया, और इन तीनों को सॉल्व करके जो भी अननोन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आप इसको लिख लो। है ना। तो तीन इक्वेशन मेन चीज होती है। अभी तीनों को सॉल्व करके ना आपके पास बड़े दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ जाते हैं, है ना। जैसे मैंने फ्रिक्शन मैंने बोला, ये तो मैंने एज्यूम किया है कि बैकवर्ड लगेगा। अब बैकवर्ड लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा, जीरो होगा, अभी पता नहीं होता आपको। तो इसमें तो हमेशा जीरो होता है। लेकिन जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो फॉरवर्ड भी लग सकता है, बैकवर्ड भी लग सकता है, एंड जीरो भी हो सकता है ना। वो इसके सोल्यूशन से आएगा, है ना। तो इसको आप लिख लो पहले। और ये जो फ्रिक्शन होगा इसका नेचर क्या होगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा ये बता सकता है? काइनेटिक फ्रिक्शन सर, रोलिंग फ्रिक्शन। ना ना, रोलिंग फ्रिक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। स्टैटिक काइनेटिक कैन लिम में क्या होगा ये? काइनेटिक। नहीं, स्टैटिक होता है बेटा, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है ना। स्लिपिंग नहीं होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। भाई हम ये बोल रहे हैं कि ये रोल करता हुआ आगे जा रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन जिस इंस्टेंट में जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लिप तो कर ही नहीं रहा है ना। तो ये फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक होता है। स्टैटिक या लिमिटिंग हो सकता है ना। कि स्टैटिक या ये चीज क्या हो सकती है बेसिकली आपके लिमिटिंग। तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना एक्चुअली में वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होता है। ये कंसेप्चुअली आप ध्यान रखना। तो भाई हम बोल रहे हैं कि भाई कांटेक्ट पॉइंट तो स्लिप करेगा ही नहीं। तो अगर भाई जब स्लिपिंग होती है तभी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अगर ये स्लिप करने लग जाए तो काइनेटिक लग जाए। तो स्टैटिक हो सकता है, एट द मोस्ट ठीक क्या हो जाएगा बेसिकली आपका काइनेटिक हो जाएगा। वेट फॉर मोमेंट, है ना। मैं आपको अभी रिज्यूम करता हूँ, इसको लिख लो आप।
है ना? ओके, लिख लिया आपने इसको? हेलो? यस सर लिख। ओके ओके, मैं बिजी हो गया था थोड़ा सा कहीं पे। चलो, तो आपने कर लिया। तो अब 3 इक्वेशन को सॉल्व करके ना आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा, है ना? इट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तीनों इक्वेशन करेंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा इसी 3 इक्वेशन को सॉल्व करके। एक तो आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का, कि भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, एट द मोस्ट वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो सकता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा एफ की वैल्यू क्या होगी? तो एफ की वैल्यू होती है आईसी माइनस, सॉरी, एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी कैपिटल एफ इंटू आई सी माइनस एम इंटू स्मॉल आर बाई इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाई आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। कौन सी तेरी इक्वेशन को सॉल्व करके आया है? इसमें आईसी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, है ना? कि आईसी इसमें क्या है बेसिकली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना? कि किस पॉइंट के अबाउट लेंगे वो थोड़ा ध्यान रखना, कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और स्मॉलर क्या है ये भी हम जानते हैं, स्मॉलर इज द डिस्टेंस अबाउट सेंटर वेयर वी अप्लाइड द फोर्स, अबाउट सेंटर, है ना, वेयर फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड, कि वो डिस्टेंस सेंटर के ऊपर जहां पे आपने फोर्स क्या किया बेसिकली आपका अप्लाई किया है ना? तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से एक्सटेंशन भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आ जाता है ना, कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी। तो पहला केस आ जाएगा कि अगर ये जो डिस्टेंस, अगर ये आईसी बाई एम आर के इक्वल है, तो मतलब हमें फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। भाई स्मॉलर की वैल्यू जब मैं आईसी बाई एम आर पुट करूंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब बिना फ्रिक्शन के ही रोलिंग हो जाएगी, है ना? कि फोर्स आपने अप्लाई किया वो ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, अगर डिस्टेंस आईसी बाई एम आर हो जाए। अगर ये पॉइंट आर की वैल्यू इफ इट इज लेस देन आईसी बाई एम आर, उस पॉइंट से नीचे अगर हम ले लें तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव मतलब जो हमने एज्यूम किया वो सही है, कि आपने एज्यूम बैकवर्ड करके तो सारा कुछ कैलकुलेशन किया है, तो जो आपने एज्यूम किया वो सही है, मतलब फ्रिक्शन एक्ट बैकवर्ड, है ना? कि फ्रिक्शन एक्ट बैकवर्ड। अगर इस आर की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन आईसी बाई एम आर, है ना, कि आर की वैल्यू अगर आईसी बाई एम आर से ज्यादा होगी तो ये पूरा फ्रिक्शन का टर्म नेगेटिव आ जाएगा। तो फ्रिक्शन नेगेटिव आने का मतलब हो जाएगा फ्रिक्शन एक्ट फॉरवर्ड, फ्रिक्शन एक्ट फॉरवर्ड, कि जिस डायरेक्शन में एक्ट करेगा वो डायरेक्शन फॉरवर्ड हो। तो मतलब जब आप फोर्स नहीं लगा रहे हो और रोलिंग हो रही है तब तो फ्रिक्शन हमेशा 0 होता है। जब आप फोर्स लगा रहे हो तो कहाँ फोर्स लगा रहे हो वो इंपॉर्टेंट चीज है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लगाएं तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। उससे नीचे किसी पॉइंट पे लगाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड एक्ट करेगा, और उससे ऊपर किसी पॉइंट पे लगाएं तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा? फॉरवर्ड। तो याद रखना, इसका एग्जांपल मैं एक दे देता हूं कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे कोई ले लिया, सपोज आपका कोई डिस्क ले लिया, कोई डिस्क है। अब डिस्क में जब हम आईसी बाई एम आर निकालेंगे कि डिस्क का आईसी बाई एम आर क्या होगा, तो आईसी की वैल्यू जो डिस्क का आईसी होता है वो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और ये एम आर आ गया, तो डिस्क का आईसी बाई एम आर आर बाई 2 पे होगा। तो मतलब कोई भी डिस्क अगर ऐसी है जिसपे कि हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा के इसको रोल करवा रहे हैं, है ना, किसी रफ सरफेस पे, है ना, तो अगर डिस्क पे अगर हम फोर्स लगा के इसको रोल करवा रहे हैं, तो अगर आपने ऐसे पॉइंट पे फोर्स लगाया है जो कि यहाँ से आर बाई 2 डिस्टेंस पे है, हाँ, तो अगर इस पॉइंट पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वो 0 हो जाएगी। लेकिन इससे नीचे किसी पॉइंट पे लगाऊंगा कहीं भी, तो इस केस में फ्रिक्शन एक्ट बैकवर्ड, फ्रिक्शन एक्ट बैकवर्ड, है ना। और इसके ऊपर अगर किसी पॉइंट पे मैं लगाऊंगा कहीं भी तो फ्रिक्शन एक्ट फॉरवर्ड, है ना, कि फ्रिक्शन एक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। कि रोल अगर कर रहा है, ये सब रोलिंग के लिए, कि अगर रोल करता हुआ आगे जा रहा है तो अगर हम एक आर बाई 2 पे लगाएं तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं मुझे, ये फोर्सेस को रोल करवा देगा ऑन रफ सरफेस।
है ना, लेकिन इससे नीचे किसी पॉइंट पे हम लगाएं तो जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो बैकवर्ड एक्ट करना होगा, तभी रोलिंग होगी, अदरवाइज नहीं तो स्लिप कर जाएगा ये। इससे ऊपर किसी पॉइंट पे लगाएं, है ना, तो फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो फॉरवर्ड एक्ट करेगा, है ना, मतलब पीछे की तरफ स्लिप होगा तो फॉरवर्ड एक्ट करेगा उसको। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि भाई फॉर्मूला तो ये होता है और उसमें ये डिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आईसी बाई एम आर। तो हर ऑब्जेक्ट की आईसी बाई एम आर डिफरेंट होगी, है ना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करेगी। तो एक तो फॉर्मूला आपका ये आ गया, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, है ना, कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इतनी होती है। और दूसरा, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स आपने निकाला, अगर ऐसे ही मैं एक्सलेशन निकाल लूँ तो वी कैन कैलकुलेट द एक्सलेशन ऑल्सो। तो एक्सलेशन की वैल्यू हो जाएगी एफ बाई एम इंटू 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर डिवाइड बाई 1 प्लस आई सी बाई एम आर स्क्वायर, ये आपका जाएगा। तो एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, है ना, कि एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी, है ना। तो इसको आप लिख लो। है ना, तो ये आपका केस जैसे। तो ये दोनों फॉर्मुले से है ना, बहुत सारी चीजें हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स कुछ देता हूँ आपको, मैं थोड़ा ट्राई करो आप इसे, है ना, कैल शो फिर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। और अगर ये फॉर्मुला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तीनों स्टेप यूज कर लो, है ना, कि भाई ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिख लो, रोटेशन की लिख लो, और इसी इक्वल टू अल्फा लिख लो, तो अपने आप दोनों चीजें आ जाएंगी। इसी को सॉल्व करके हमने दोनों चीजें निकाली, है ना। और बाकी चीजें तो डिस्कशन वाली है, न्यूमेरिकल तो इसी दोनों फॉर्मुले सॉल्व हो। तो आई शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, उसको ट्राई करते हैं जरा सा। इस चैप्टर की अब थ्योरी हो गई, राइट? नहीं नहीं, अभी थ्योरी बची हुई है बेटा, कल होगी। अभी मतलब अभी तो एंगुलर मोमेंटम वगैरह भी है ना, तो इसमें भी एंगुलर मोमेंटम वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। देखता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस हैं या इसके ऊपर नहीं है। सब इंक्लाइन प्लेन वाला ही क्वेश्चन है, कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें? ना, सिंपल नहीं, चलो मैं सिंपल दे देता हूँ आपको मैं, है ना। पूरा मुझे लगता है मैंने इसमें स्टोर नहीं किया, मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ आपसे। हाँ, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई सॉलिड सिलेंडर ले लिया, कि एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई सॉलिड सिलेंडर, बाद में इंक्लाइन प्लेन पे हम आएंगे, कि देयर इज दिस सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में डिस्क एक ही चीज होती है, कि ये कोई सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, और हम इसके सेंटर पे फोर्स लगा रहे हैं, कि वी आर अप्लाइंग द फोर्स एट द सेंटर, इसके सेंटर पे हम फोर्स लगा रहे हैं कोई एफ, है ना। ये आपका सेंटर पे आपने फोर्स लगा दिया और ये सरफेस रफ है ना। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट, है ना,
एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, या इसको आप इस तरह से लैंग्वेज बनाओ कि भाई इफ बॉडी रोल्स रोल्स इफ बॉडी इज रोलिंग, है ना, देन फाइंड आउट, फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एसी कितना होगा, और सेकंड पार्ट पूछा गया है मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगर इससे कम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा तो स्लिप कर जाएगा। तो म्यू आपसे पूछा गया और एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, उसको कैलकुलेट करो। और ये डिस्क है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। बॉडी का मास m ले लेते हैं क्योंकि आपका आंसर m के टर्म्स में ही आएगा। एक्सीलरेशन एफ और एम के टर्म्स में ही आएगा ना? हाँ, एफ और एन के टर्म में आप बता सकते हो, मतलब अगर आप टाइप नहीं कर पा रहे हो तो। एक्सीलरेशन ही निकाला है अभी, वो 2f/3m आ रहा है। हाँ, सही आंसर है ना, वैसे टाइप ही कर दो, ज्यादा सही रहेगा, है ना। वैसे एक्सलेशन आपने सही बताया है कि एक्सलेशन विद 2f/3, बिल्कुल सही है।
हाँ, नव्या सही आपका आंसर है ना, कि म्यू की वैल्यू एफ बाई 3 mMg हो जाएगी। सही बता रहे हैं, ठीक है आंसर। भाई कुछ नहीं करना है आपको, सीधे फॉर्मूला यूज कर लो। अभी तो आपने पढ़ा है कि अगर रोल कर रहा है तो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एफ बाई एम इंटू 1 प्लस स्मॉल आर बाई, सॉरी ये हाँ 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर एंड 1 प्लस IC बाई एम आर स्क्वायर। अब देखो, अगर सेंटर में ही फोर्स लगा रहे हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू तो हम 0 पुट कर देंगे ना इसमें, और अगर सॉलिड स्टैंड है तो IC की वैल्यू कितनी होगी आपको पता ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr² बाई 2 हो जाएगी, है ना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी mr² बाई 2 वैल्यूज पुट कर दो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आ गया एक्सेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास F बाई एम इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस हाफ आ गया, है ना, वैल्यूज पुट कर दी सारी यहाँ पे। तो यहाँ से आपका 2F/3m आ गया। ठीक है, इसके बाद फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी यही है कि F इंटू IC माइनस ये आपका आ गया बाई IC प्लस mr², है ना। तो यहां से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होगी, कि अगर ये रोल कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना चाहिए होगा। तो स्मॉलर की वैल्यू तो 0 पुट कर दी आपने यहाँ पे, और IC की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, तो सीधा सब तो कुछ। F/3 आ जाएगा ना सीधे से। हाँ मतलब बेसिक से भी कर सकते हैं वैसे, यस। बेसिक से भी कर सकते हैं, मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया है। अदरवाइज तो आपको पता है कि भाई फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशन और रिलेशन निकाल के भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो उसी से करता हूँ मैं। तो F/3 आ गया। अब आपको पता है मिनिमम, तो आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वैसे, लेकिन जब ये जस्ट इन द इंस्टेंट ऑफ स्लिपिंग होगा तो ये फ्रिक्शन लिमिटिंग हो जाएगा। मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए इसी फ्रिक्शन को हम क्या ले लेंगे, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg हो जाएगी, F/3 आ गया। तो यहाँ से म्यू की मिनिमम वैल्यू F/3 mg आ गई। हाँ, तो मतलब जब ये रोल करेगा तो एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इतना होगा, और इससे कम अगर कोएफिशिएंट होगा तो इसमें यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अदरवाइज रोलिंग होगी। जैसे ये तो मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, अदरवाइज आप चाहो तो सीधे यूज कर लो, है ना, कि भाई अगर हमने फोर्स लगाया तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास AC आ गया और अल्फा आ गया। तो यहाँ से F माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, M इंटू AC। जब टॉर्क लेंगे सेंटर ऑफ के अबाउट तो F की वजह से टॉर्क तो 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन ही तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क FR हो गया इंटू IC अल्फा। IC की वैल्यू mr²/2 इंटू अल्फा आ गई। और अगर रोलिंग हो रहा है तो AC की वैल्यू अल्फा आर हो जाएगी। बस 3 इक्वेशन सॉल्व कर लो, इससे भी यही आ जाएगा, है ना, कि 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इससे भी ये सेम चीज आ जाएगी। तो कई बार ये भी आसानी होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, है ना, कि फॉर्मूला ना यूज करके आप 3 स्टेप तो यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना। तो पहले इसी में एक्सपर्ट बनते हैं, इसलिए मैं नॉर्मली अभी आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रोलिंग में 2 लेक्चर तो लगते ही है। वो 2 पार्ट में स्प्लिट करके आज हम पढ़ रहे हैं, है ना। यह पार्ट कैसे, ठीक है। ये आपका कैसे है। चलो आप क्वेश्चंस मेरे पास इंक्लाइन प्लेन वाले कर लेते हैं। You can go for this question.
ये रिंग है, ऑब्वियसली बात है, रिंग जा रही है। हाँ नव्या, ठीक होगा आंसर आपका। हाँ ठीक होगा आंसर। वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में। ठीक होगा आंसर आपका, बाकी चेक करते हैं अभी। ठीक है, ऐसा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। आप थीटा के टर्म्स में पहले निकाल लो, बाद में चेंज कर लेना। तो इसने ही बोला कि अगर रोल करते हुए आगे जा रहे हैं तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो आपको तो इसमें फोर्स जो लगेगा वो तो mg sin थीटा लग जाएगा ना इस डायरेक्शन में। बस इससे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। और फोर्स लग कहाँ पे रहा है, सेंटर पे। तो mg sin थीटा की वैसे तो ही आ जाएगा, मतलब इसमें अप्लाइड फोर्स जो है वो आपका mg sin थीटा हो गया, और सेंटर पे लग रहा है इसलिए स्मॉल और जीरो हो गई। और सीधे फॉर्मूला यूज कर लो। वन प्लस आई सी बाई एम आर स्क्वायर, है ना। तो यहां से एफ की वैल्यू आपका आ गया, एम सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है ना। तो ये आपका हो गया एम जी साइन थीटा अपॉन एम। ये तो आपका जीरो हो गया। वन प्लस आई सी, आप ध्यान रखना ये रिंग है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। तो यहां से एम एम कैंसिल हो गया। एक्सलेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हो जाएगी जी बाई टू साइन थीटा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। सही था ना भाई आपका आंसर। है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो थीटा 30 डिग्री पुट करेंगे तो जी बाई फोर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आ गया। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी दोनों ये फॉर्मूले से हो जाएंगे, है ना, जो आपने यहाँ पे लिखे थे भाई। या तो फ्रिक्शन पूछेंगे या एक्सेशन पूछेंगे, दोनों में से जो भी पूछे हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। Okay, you can go for this question.
हम्म। हाँ नविया, थोड़ा ठीक से करो जरा। नॉर्मल फोर्स मुझे लगता है गलत ले रहे हो, इसलिए वो। So, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे mg नहीं होगा ना, mg cos थीटा होगा। हाँ ये सही है।
ठीक है चलो, है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे, है ना, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि एक कोई सिलेंडर है जो कि रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है ऐसे, है ना, तो बाकी कुछ नहीं है, सीधे वही फॉर्मूला लगा लेना आपने कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ही तो निकालनी है आपको। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी एफ इंटू आई सी माइनस एम स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बाई आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। मैं ये एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो आपको पता है इंक्लाइन प्लेन पे जो एफ की वैल्यू होती है वो आपकी हो जाती है एम जी साइन थीटा, और एम जी साइन थीटा सेंटर पे ही लगता है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। और आईसी सिलेंडर है, इसलिए आईसी की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इस आईसी को नीचे ले जाता हूँ, तो वन प्लस एम आर स्क्वायर बाई आईसी हो जाएगा। और आईसी की वैल्यू अगर एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वन बाई थ्री एम जी साइन थीटा। ये तो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर रोल करके जा रहा है ना, आईसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे एम आर स्क्वायर बाई टू, तो ये फ्रिक्शनल तो फोर्स। एसी होगा ना? नहीं, एसी थोड़ी पूछा हुआ है इसने, इसने ओ सॉरी सर, सॉरी। मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा हुआ है इसने। तो आपने फ्रिक्शन निकाल लिया कि भाई फ्रिक्शन इतना होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू का मतलब है कि ये फ्रिक्शन आप लिमिटिंग ले लोगे, तो लिमिटिंग का मतलब म्यू इंटू एन हो जाएगा, और इंक्लाइन प्लेन में जो एन की वैल्यू होती है वो एम जी कॉस थीटा हो जाती है। यहाँ पे म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा आ गया, इक्वल टू वन बाई थ्री एम जी साइन थीटा आ गया। तो यहाँ से एम जी कैंसिल, साइन और कॉस टेन हो जाएगा, टेन थीटा बाई थ्री आ जाएगा। मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टेन थीटा बाई थ्री चाहिए। अगर इससे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो वो सॉलिड सिलेंडर इंक्लाइन प्लेन पर स्लिप करने लगेगा, तो मीन्स ए आ गया। तो जो भी निकालना है, ए निकालना है तो ए का फॉर्मूला यूज कर लिया, फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज कर लिया। तो पहले फ्रिक्शन आएगा, ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। अब एट द वर्ड्स ऑफ स्लिपिंग यही चीज लिमिटिंग हो जाएगी, तो म्यू एन आ जाएगा। अब एन की जो वैल्यू हम पुट कर देंगे, है ना, तो सीधे म्यू की वैल्यू आपकी टेन थीटा बाई थ्री है ना। तो मोस्टली क्वेश्चन इसी दोनों से हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ये आपका कैसे लिख लो आपसे। हाँ ये कर लो जरा सा, भाई सब लोग के आंसर आने चाहिए इसके।
हाँ सही होगा आंसर आपका। हाँ सही है, इसका जो आंसर है ना, सही बताया आपने कि सीधे हम आंसर निकाल लेते हैं इसका, है ना, कि इसका जब आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो जस्ट यही तो हो जाएगा, सीधे फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एफ इंटू, एक ही फॉर्मूला होता ही है, आई सी माइनस एम इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल डिवाइड बाई आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, है ना। तो अगेन अप्लाइड फोर्स तो एम जी साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं स्मॉल आर जीरो पुट करके आईसी को नीचे ले जाऊं तो 1/1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आईसी हो जाएगा। अब आईसी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका हो गया एम जी साइन थीटा इंटू 1/1 प्लस 2/5, मतलब यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, है ना। मतलब ये आपका आ जाएगा 2/7 एम जी साइन थीटा, है ना। मतलब अगर ये रोल करता हुआ इंक्लाइन प्लेन में जा रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अब इसी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को, जो कि 2/7 एम जी साइन थीटा है ना, हम लिमिटिंग ले लेंगे, तो लिमिटिंग लेंगे तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, तो 2/7 एम जी साइन थीटा आ गया। तो एम जी कैंसिल, म्यू मिनिमम की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/7 टेन थीटा, ये आपका म्यू मिनिमम आ गया, मीन्स इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अभी किए हमने, भाई अभी कल की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा वर्क पावर, एनर्जी एंड मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। आज तो हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में एनर्जी एंड मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये आपका रोलिंग मोशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं, एंड दैट कुड बी द लास्ट क्वेश्चन, है ना। ये बड़ा मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन माना जाता है, देखता हूँ है या नहीं है, वो होना चाहिए वैसे। हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लेते थोड़ा सा, जब ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, नीचे आएगा तो क्या होगा।
नवी ये सही नहीं है, थोड़ा सा अलग चीज आंसर है। जो आपने सेंड किया दैट आंसर इज नॉट करेक्ट। तो जब सिलेंडर रोल अप करेगा तो हमें कैसे पता फोर्स कहाँ लग रहा है, तो हम स्मॉल आर क्या लेंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं है स्मॉलर लेने की आपको, वो कंसेप्ट इसमें नहीं है। इसको थोड़ा डिफरेंटली उससे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंटली है। तो वो जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे नहीं है ये। वो तो क्या था कि वो अलग चीज थी, है ना। तो उससे नहीं है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है आपको। एक्चुअली दोनों में ना, इसमें जो फ्रिक्शन होगा वो डाउनवर्ड ही लगता है। मतलब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर रोल करता है वो ऊपर नीचे जा रहा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन डाउनवर्ड ही रहेगा। उसका लॉजिक ये है, देखो, अगर ये रोलिंग कर रहा है तो इस इंस्टेंट में अगर वी एन ओमेगा इसकी स्पीड है तो वी इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए, फिर तो रोलिंग कर रहा होगा ये। अब जब ऊपर जाएगा ये, है ना, कि वी इक्वल टू ओमेगा आर हमेशा होना चाहिए, अदरवाइज ये रोलिंग कैसे करेगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो वी की वैल्यू तो डिक्रीज होगी, है ना। वी की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो ओमेगा भी डिक्रीज होना चाहिए, तभी तो वी इक्वल टू ओमेगा आर हमेशा सेटिस्फाई होता रहेगा। तो आप देखो, ओमेगा को डिक्रीज क्या चीज कर सकती है भाई, ओमेगा को डिक्रीज कर सकता है, ओमेगा कैन बी चेंज्ड बाय टॉर्क। ये फोर्स से चेंज नहीं हो सकता है, चेंज बाय टॉर्क, है ना, कि टॉर्क से ओमेगा चेंज हो सकता है। तो वेट की वजह से तो कोई टॉर्क है ही नहीं, नॉर्मल की वजह से भी कोई टॉर्क नहीं है। तो टॉर्क जो ओमेगा को चेंज करेगा वो फ्रिक्शन वाला टॉर्क ही तो होगा, कैन चेंज बाय द टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि वेट तो सेंटर से पास हो रहा है तो उसकी वजह से कोई टॉर्क है नहीं। नॉर्मल फोर्स भी चूंकि ये पॉइंट कांटेक्ट ही होगा, तो नॉर्मल फोर्स भी सेंटर से ही पास करेगा, तो फ्रिक्शन वाला टॉर्क ही तो इसको चेंज करेगा। तो आप देखो, अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो फ्रिक्शन कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो ये ओमेगा डिक्रीज होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो फ्रिक्शन को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन, सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, ओहो, माय मिस्टेक। ये वाला होगा अप टू द इंक्लाइंड while ascending as well as descending। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। आपको पता है अगर ओमेगा को डिक्रीज करना है तो फ्रिक्शन ऐसा लगेगा, तभी तो फ्रिक्शन आपका, अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो जब ये ऊपर जाता है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ही लगता है। बड़ा मतलब सरप्राइजिंग चीज है ये, लेकिन लॉजिकली सही है कि जैसे ही ऊपर जा रहा होगा तो वी कम होना होगा, तो ओमेगा को भी कम करना होगा। तो ओमेगा को तो सिर्फ चेंज कर सकता है जो टॉर्क होगा, तो बाकी कोई टॉर्क अवेलेबल तो है ही नहीं, तो फ्रिक्शन वाला टॉर्क ही होगा। वो उल्टा लगेगा तभी तो ओमेगा को डिक्रीज करेगा। अब जब नीचे आएगा ये, तो नीचे आएगा तो भी हर इंस्टेंट में वी इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई होगा। तो नीचे आएगा तो वी बढ़ रहा है तो ओमेगा को भी बढ़ना होगा। अब ओमेगा तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में,
तो ओमेगा, सॉरी, ओमेगा के हाँ, opposite। ओमेगा नहीं, ओमेगा के अपोजिट नहीं, ओमेगा। हाँ, देखो ओमेगा तो एक रोटेशनल है ना, तो उसका किसी फोर्स से हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जैसे अभी एंटी क्लॉकवाइज में वैसे कह रहे हो। हाँ, वैसा बोल सकते हैं, वैसा बोल सकते हैं। जैसे कि ये आपको पता है कि ये चीज एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगना चाहिए, तभी तो ओमेगा को बढ़ाएगा वो। तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज कब लगेगा, जब ये ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। जब ऊपर ज्यादा होगा तो ओमेगा क्लॉकवाइज है, तो कम करना है तो एंटी क्लॉकवाइज लग गया। इसमें ओमेगा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन बढ़ाना है तो सेम डायरेक्शन में लग गया। तो दोनों केस में चाहे ऊपर रोल करता हुआ जाए चाहे नीचे जाए, फ्रिक्शन ऊपर ही लगता है ना, अगर रोल करता हुआ जा रहा है तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्योंकि वी को तो चेंज जो है ना वो फोर्स कर सकता है, एमजी का कंपोनेंट वी को चेंज कर सकता है। भाई एमजी नीचे लग रहा है, एमजी का कंपोनेंट जो होगा अपोजिट लगेगा, जो कि वी को धीरे धीरे कम करेगा। लेकिन एमजी इसके ओमेगा को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सेंटर में लग रहा है, उसकी वजह से टॉर्क जीरो है। तो टॉर्क से फ्रिक्शन की वजह से ही होता है ना। तो नॉर्मली रोलिंग में फ्रिक्शन ही जो होता है वो चीजों को रोटेट वगैरह करता है, टॉर्क प्रोवाइड करता है ना। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, इस तरह से कर सकते हैं इसे। ठीक है ना, ये आपने कर लिया। चलो तो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतनी काफी है। आ, है ना, कल हम पढ़ेंगे रोलिंग वर्क एंड एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, है ना। आज मैंने जानबूझ के मिक्स नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, अभी सिर्फ फोर्स की बात हम कर रहे हैं। राइट, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय, कल करते हैं।